नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ऐसा लग रहा है कि जो तुष्टीकरण पर सियासत है वो तेज होती जा रही है, क्योंकि बात यह हो रही है कि क्या पिछड़ों दलितों के आरक्षण को लेकर किसी धर्म विशेष के लोगों को देने के लिए तुष्टीकरण किया जा रहा है क्या। और भी कई मुद्दे उठ रहे हैं तुष्टीकरण के। कर्नाटक में खासतौर पर कर्नाटक का उदाहरण दिया जा रहा है, ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल का तो है ही। तो इस पर सियासत तेज है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। और इसके बाद आज की खास चर्चा, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में नामदार बनाम कामदार की चर्चा आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल निजी हमला बोला तो प्रधानमंत्री ने इस बहस को एक बार फिर से छेड़ दी है और इस पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। तो हम भी आज इस पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि आखिरकार कन्नौज सीट से अखिलेश यादव खुद उतर गए। वैसे तो कई सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार बदले हैं, कुछ सीटों पर तो कई बार बदले हैं, अब आखिरकार खुद ही उतरे हैं कन्नौज सीट से। और फिर एक बड़ा धमाका राजस्थान से हुआ है। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी ने किया है यह धमाका। क्या कुछ उस दौरान साजिश रची जा रही थी, उसको लेकर के, ऑडियो क्लिप का लेकर के, और अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस पर भी करेंगे बात। तमाम मुद्दों पर होगी बात, होंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। तीसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां जारी। प्रधानमंत्री ने मुरैना में की चुनावी रैली, कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। यूपी में भी भरेंगे हुंकार। तो वहीं अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा में, तो राजनाथ सिंह भी यूपी में ठोक रहे हैं ताल। विपक्षी दलों की भी तूफानी रैली जारी। यूपी की कन्नौज सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। भाजपा के सुब्रत पाठक के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। सुब्रत पाठक ने सपा कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलने का किया दावा। शरद पवार की एनसीपी ने मुंबई में जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी आज लॉन्च कर रही है कैंपेन सॉन्ग। चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन पर्चा भरने का काम जारी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने गहलोत पर लगाए गंभीर आरोप। तत्कालीन गहलोत सरकार को गिराने की साजिश के कथित षड्यंत्र वाले फोन टैपिंग मामले में किया बड़ा खुलासा। और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर संग्राम जारी। बीजेपी के बाद अब बीएसपी ने भी नीयत पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से नहीं मिल सकती है मुक्ति। सबसे पहले बात करेंगे कि तुष्टीकरण पर सियासत तेज हो गई है। ये चुनाव प्रचार के दौरान ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। दरअसल पहली बार जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया तो कहा गया कि सांप्रदायिक राजनीति तेज हो गई है, ये बात उठी। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सवाल पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण की सियासत में फंसती हुई नजर आ रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि राज्य सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को ओबीसी सूची में रखा है। यानी राज्य सरकार के रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें ओबीसी कोटे में रखा गया है। यह कर्नाटक सरकार पर आरोप है। तो ओबीसी की 3 कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को लाना क्या उचित है? संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं है क्या? ये जानकार मानते हैं क्या ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं है? यही सवाल उठ रहे हैं।
तो जानकार मानते हैं कि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो ये कैसे मिल रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और क्या ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है? कर्नाटक में ओबीसी के अंदर कैटेगरी बनाकर यह व्यवस्था बनाई गई है कि ओबीसी के अंदर ही कैटेगरी बना दिया। जानकार मानते हैं कि मंडल कमीशन मुस्लिम उच्च जातियों को तो पिछड़ा नहीं मानता, ओबीसी आरक्षण तो उसी सिफारिश पर है ही। तो मुस्लिम समुदाय में पिछड़ी जातियों के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाती रही है। पीएम का आरोप है प्रधानमंत्री मोदी का कि वोट बैंक की सियासत में संविधान की धज्जियां उड़ा दी। तुष्टीकरण की सियासत में कांग्रेस ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में डालकर देश के पिछड़े वर्ग के हक को छीन लिया है। कहीं न कहीं उनके हक को छीनकर तुष्टीकरण की सियासत की गई है। राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं की जातियां गिनाते हैं और मुस्लिम को एक समुदाय ही मानते हैं। तो इस पर भी सवाल है। तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर का कहना है कि कर्नाटक में जातियों को कैटेगरी में बांटा गया, जिनमें मुस्लिम जातियां भी शामिल हैं। इसके बावजूद मुस्लिम भाइयों को अलग से आरक्षण दिया गया है। उन्होंने बाइफेक्शन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A, ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियां हैं कैटेगरी 1 में, उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कैटेगरी 1B में भी 2B में भी 100 से अधिक जातियां हैं, उस 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। तो इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने रातों रात गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देकर ओबीसी समुदाय के हकदारों का हक छीनने का काम किया है। ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को बार बार अब उठा रहे हैं कि किस तरह से दूसरों के हक को, पिछड़ों के हक को छीन करके तुष्टीकरण की सियासत की गई, और इसमें कर्नाटक का उदाहरण दिया जा रहा है। हंसराज अहीर ने यह बात कही, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो कर्नाटक की चर्चा हो रही है। हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के साथ। आयशा, ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा एक बार फिर से काफी ज्यादा उठाया जा रहा है लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान। ये दरअसल हमने देखा कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के दौरान भी काफी तकरार देखने को मिली थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। इस समय की क्या स्थिति है? क्या इसका इतिहास रहा है जो कि आज कर्नाटक का उदाहरण दिया जा रहा है इस मामले में? जी देखिए लालचंद, इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि मुस्लिम्स भी इस पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर उन्हें कौन सा आरक्षण मिल रहा है, वो कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं। इतना कंफ्यूजन फैला दिया गया है। और एक तरफ कांग्रेस सरकार कहती है कि उन्होंने आरक्षण दे दिया, और कांग्रेस सरकार लगातार इसको अपने फायदे के लिए चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया
तो कांग्रेस अब सीधे पीछे हट गई और कह रही है कि ये हमने नहीं किया, ये देवेगौड़ा ने किया है, और ये कह रही है कि देवेगौड़ा जो है अब बीजेपी के साथ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण देकर हम मुसलमानों को आगे ला रहे हैं, उन्हें इक्वल स्टेटस देना चाहते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, किसी और ने किया है, और उसको आगे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही पेचीदी राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले जो है कर्नाटक में 1974 से मुस्लिम्स को कैटेगरी 2B में रखा गया था, और वो भी महज आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर। अगर मैं आपको छोटा एक उदाहरण देना चाहूं तो अगर किसी की सैलरी जो है, जो इकोनॉमिक आधार पर उनकी सैलरी, उनके फैमिली अर्निंग मेंबर की सैलरी 10,000 से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, तो उन्हें आरक्षण की सर्टिफिकेट नहीं बनाई जा सकती थी उन पर। ये खुद मैंने झेला है। देखिए, जब मुझे मेडिकल MBBS के लिए अप्लाई करना था, क्योंकि मेरे पिता गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इकोनॉमिक आधार पर हम सर्टिफिकेट नहीं बना सके, के आधार पर। तो ये इस तरह की इकोनॉमिक स्टेटस के लेवल, इकोनॉमिक स्टेटस की बात हुआ करती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम जो है 2B कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरीज में उन्हें जोड़ दिया गया है। तो आप सर्टिफिकेट बनाइए और जो आरक्षण मिल रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जॉब की जो जॉब एप्लीकेशंस में, उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि इसका कितना गलत इस्तेमाल भी हो रहा होगा, इसमें कितने लोग ऐसे गलत सर्टिफिकेट बना रहे होंगे। आशा, ये अभी वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो खुलकर अब सामने आ रही है। अभी हंसराज गंगाराम अहीर ने एक बात और कही कि एक तरफ तो मुस्लिमों की कुछ जातियों को उधर OBC कोटे में पिछड़ा बता कर दे दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार धार्मिक आधार पर भी आरक्षण ले आई। तो ये जो विसंगति है, जिसको आपने कहा कि मुस्लिमों को खुद नहीं पता कि वो कहां पर हैं और उनकी क्या जाति है और उनको आरक्षण किस तरह से है, कहां से है, इसकी संवैधानिक अगर हम देखें संवैधानिक मेरिट पर इसको, तो इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट तक गई है। इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है कि क्या इसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों का पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उल्लंघन किया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो ये एक बार फिर कानूनी दलीलों में फंस सकता है, और उन्हें इस बात का अंदाजा भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस वक्त ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में आप मुसलमानों के लिए आरक्षण को एक कैटेगरी बना देते हो और उस कैटेगरी में जो दूसरी OBCs की कैटेगरी है उनका जो हक है इसमें बांट देना चाहते हो, ताकि वो आपके लिए सुविधाजनक एक वोट बैंक पॉलिटिक्स बने रहे और ये मुसलमान कम्युनिटी जो है हमेशा से आपका शुक्रगुजार बना रहे। तो ये जो है ये एक सोची समझी एक राजनीति रही है। हालांकि बीजेपी सरकार ने पिछले, जब कर्नाटक में बोम्मई सरकार थी, बोम्मई सरकार ने ये 4% आरक्षण को हटाकर इसे वोकेलिगास और लिंगायतों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा, लेकिन ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है और इसको स्टेटस को दिया गया है। तो तब तक कांग्रेस सरकार इस 2B आरक्षण को आगे बढ़ाती रहेगी, लेकिन अगर मुसीबत में फंसती है तो कहेगी कि ये हमने नहीं किया, बिल्कुल और ने किया। लेकिन एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और कर्नाटक का उसमें उदाहरण भी दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की। एक बार फिर से नामदार वर्सेस कामदार की चर्चा आ गई है, तो इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच।
अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि खास चर्चा आज कि एक बार फिर से नामदार बनाम कामदार की बहस आ गई है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के तीखे बोल पर पलटवार किया है। और राहुल गांधी ने क्या तीखा बोला था वो हम आपको बताएंगे आगे। प्रधानमंत्री ने उसी पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के तीखे बोल पर किया पलटवार। तो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांप रहे हैं, डर गए हैं, कांप गया, डर गया। इस तरह के बयान पर पीएम ने कहा कि उन्हें तो मेरा अपमान करने में मजा आता है। यह पीएम मोदी ने पलटवार किया क्योंकि राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि कांप रहा है पीएम, डर रहा है पीएम। इसी पर पीएम ने जवाब दिया कि उन्हें तो मेरा अपमान करने में बड़ा मजा आता है। आगे पीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे भद्दे बयान से लोग दुखी हैं। लोग इस तरह के बयानों से दुखी हैं। पीएम ने कहा वो नामदार हैं और मैं कामदार, तो नामदार तो कामदार को ऐसे ही गाली देते ही आए हैं, तो वो एक बार फिर से वही कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या था। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से नरेंद्र मोदी डर गया है, डर से कांप रहा है, इलेक्शन हारने वाला है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। तो राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए थे, डर से कांप रहा है, इलेक्शन हारने वाला है, इसलिए झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की तो नरेंद्र मोदी कांपने लगा। शब्द जरा देखिएगा, पकड़ के चलिएगा शब्द को। तो पीएम मोदी ने आज कहा कि अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, यानी ये मुद्दा भी चल रहा है साथ साथ। पीएम ने कहा माताओं बहनों का जो स्त्री धन है उसे कांग्रेस जब्त करेगी। पीएम ने कहा कांग्रेस अपना वोट बैंक इसी से तो मजबूत करेगी, आपकी संपत्ति जब्त करके उनको देगी। पीएम ने कहा देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये बात विरासत टैक्स को लेकर है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का समर्थन किया था और उसके समर्थन में बयान दिया था, तो चर्चा को और ज्यादा बल मिल गई। राहुल गांधी ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात उठाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर जा रही थी, तो पित्रोदा ने उसको और ज्यादा हवा दे दी। पित्रोदा ने तो पहले भी कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, टैक्स देने में मिडिल क्लास को पूरी दरियादिली दिखानी चाहिए। अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का मॉडल लाया जा सकता है, इसको लेकर सैम पित्रोदा ने कहा। पीएम ने इस पर कहा आप मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं और कांग्रेस का पंजा उसको आपसे छीन लेगा। अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है। सरकार बच्चों के लिए 45% देकर 55% खुद हड़प लेती है। तो पीएम ने इसको कांग्रेस की हकीकत बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंडा जो है वो तो पित्रोदा ने उनको शब्द दे दिए। राहुल गांधी जिस साम्यवादी सोच को क्रांति कहते हैं उसे दुनिया ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाले भारत को दुनिया से आंख मिलाने का पहली बार तो मौका मिला है, लेकिन वेल्थ क्रिएटर से नफरत कीजिएगा तो ऐसी प्रगति, इसे प्रगति वाली सोच तो नहीं कही जा सकती। तो अब हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके देश के एक्सरे की बात करते ही प्रधानमंत्री डर गए हैं। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा,
तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। तो आपने देखा शब्द क्या थे, वो कांपने लगा, वो डरने लगा। ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द हैं और किसी दूसरे नेता के नहीं। ये राहुल गांधी के शब्द हैं जो अभी आपने सुने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवाब देते हुए कहा कि वो नामदार है और हम तो कामदार हैं भाई। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। तो प्रधानमंत्री ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने उस तरह का बयान दिया तो उस पर लोगों में प्रतिक्रिया देखने को मिली, सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगहों पर, टेलीविज़न पर। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस अंदाज में राहुल गांधी जी ने बोला, वो निश्चित तौर पर लगता नहीं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का अंदाज होना चाहिए, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी आपका। और साथ में यश श्रीवास्तव जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत यश जी इस चर्चा में, इस खास चर्चा में। मैं विनोद जी के जरिए पहले चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं वो तो हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये बात लग रही थी कि उस वीडियो को, उस बात को जब मैं देखता हूं तो दो बातें थोड़ी कंफर्म करने को मन करता है। वो ये, राहुल गांधी ही थे ना कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने ये बात बोली, और दूसरी बात कि ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ही कह रहे थे ना, डर गया, कांप गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे यहाँ एक भाषाई मर्यादा भी कोई चीज होती है या नहीं होती विनोद जी? जी ये दुखद है। दुखद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस हाथ से प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मुरैना की रैली में ये बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये देश को एक बार सोचने की जरूरत है। ये नामदार और कामदार की बात जब पीएम मोदी कहते हैं, तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी आज ही एक मीटिंग में वो कह रहे थे कि मीडिया के लोग मुझे पहले सीरियसली नहीं लेते थे, और अब उन्हें लगता है कि मीडिया जो है उन्हें सीरियसली लेने लगा है। तो क्या मीडिया अब आपको इस तरह सीरियसली लेगा जब ये देश के 140 करोड़ लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो आपके लिए चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन देश उन्हें एक नेतृत्व के रूप में आप देखें तो देश उन्हें एक प्रधानमंत्री का और देश का एक गौरव मानता है। और जब आप इस तरह की भाषा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी डर गया है, नरेंद्र मोदी कांपने लगा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका जो फ्यूडल सोच है, वो सोच आपको एकदम सामने में निकल के आती है, जो आपका ओरिजिनल है। ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके साथ आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा में
पूरे दुनिया की नजर थी, पूरे दुनिया में आप एक समझिए कि एक तरह से एक बड़ा उत्सव हो रहा था। उसको राहुल गांधी ने इस तरह बताया कि आप उस महोत्सव में जो नरेंद्र मोदी वहाँ थे, सारे लोग वहाँ थे, वहाँ ऐश्वर्या राय थी, डांस चल रहा था, वहाँ अमिताभ बच्चन थे, क्या कोई दलित, कोई पिछड़ा या कोई हमारे जो शोषित समाज के किसी समाज को आपने देखा? ये क्या सोच है? वो क्या बता रहे थे कि रामलला विराजमान में कि उस भव्य उद्घाटन में और उस भव्य समारोह में ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी और क्या क्या नाम वो ले रहे थे। तो ये जो आप उस सोच की बात है, ये सीधे मैं सोच की बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं करते हैं, आप उसके साथ साथ पूरे एक कम्युनिटी की भी बात से आप अलग कर दीजिए तो हिंदुस्तान की उस भावना को आप अपमानित करते हुए दिखते हैं, जिस भावना से 500 साल संघर्ष करने के बाद रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी तो सीरियस और नॉन सीरियस बनने की कैटेगरी में जब आप खुद अपने चीजों को रखते हैं तो राहुल गांधी को शायद इस भाषा में एक मर्यादा तो जरूर रखनी चाहिए कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए जब बोलते हैं तो आप किस तरह बोलते हैं। निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है यश श्रीवास्तव जी भी जरूर हमारे साथ होंगे, हम लोगों की भावनाओं के साथ होंगे। यश जी, कुछ भी मुद्दा उठाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा अंदाज और ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए था क्या? यश जी। सिंह साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेहरू का अपमान करते हैं, मनमोहन सिंह का अपमान करते हैं संसद में खड़े होकर, तब ये सब तमाम ये इतने गंभीर स्वर बना के इतना नाटकीय स्लो पेस में बोलने वाले लोग कहां चले जाते हैं? जब यही प्रधानमंत्री राजस्थान में एक रैली में खड़े होकर डब्बा गोल होने वाला है कहते हुए हाथ से एक बड़ा घिनौना जेस्चर देते हैं, तब कहां जाते हैं हमारे विनोद मिश्रा जी? तब आते हैं क्या आप रोते हुए? क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे कि हम देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है? जाके दिखा दे मणिपुर में। 3 दिन हो गया है इनको हमारे न्याय पत्र के बारे में पता नहीं कितने दिन से बात कर रहे हैं, 3 दिन से ये धर्म की बात कर रहे हैं लगातार, और आप लोगों को भाषा याद आ रही है। अब रमेश बिधोड़ी की भाषा याद आई किसी को संसद में? क्या किसी को ब्रजभूषण की भाषा याद आई जब वो एक महिला पत्रकार का माइक तोड़ देता है अपनी गाड़ी की दरवाजे से? किसकी भाषा की बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठ के? थोड़ा आप लोगों ने यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल बना के आप लोग बड़ी दुखद और धीमी आवाज में परिचर्चा बनाए हुए हैं इसको। मुझे ये बताइए, जब नरेंद्र मोदी नेहरू का अपमान करता है, जब नरेंद्र मोदी गांधी का अपमान करता है, या भाजपा का कोई भी नेता हमारे इतिहास का अपमान करता है, जब नरेंद्र मोदी विदेश में 5 बार खड़े होकर ये बोलता है कि कनाडा में जाके, जापान में जाके कि ये कोई देश है, ये कोई मुल्क है। आपकी तो हिंदी अच्छी लग रही है यश जी, आपकी हिंदी मुझे अच्छी लग रही है, फिर भी आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जब करता है। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से मुझे देश में कोई नहीं रोक सकता है सिंह साहब। आपको मैं तो कहता हूं कि आप 10 गुनी आलोचना कीजिए, लेकिन अगर आप हिंदी के अच्छे जानकार रहते हुए ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी करता है, तो चाहे कोई भी रहे, हम ये जरूर कहेंगे कि आपके शब्द असभ्य हैं, असभ्य हैं आपके शब्द यश जी। बिल्कुल, इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए सिंह साहब। किसी भी एक आदमी का संबोधन करता है, करती है, करते हैं, हो सकता है, हिंदी व्याकरण में कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसको जबरदस्ती का शगुफा मत बनाइए। यहाँ जो बात हो रही है वो होने दीजिए। नहीं, ये जबरदस्ती का शगुफा तो नहीं है। मैं आ रहा हूँ एसएम सिंह जी, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, पहले यश जी की बात आ लेने दीजिए, उसके बाद आता। हाँ यश जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, हमें भाषा की मर्यादा पूरी तरह पता है। यदि हमारा प्रधानमंत्री जाके एक जलते राज्य में 11 महीने तक खड़ा नहीं होगा, तो मुझे पूरा, मैं आपको निमंत्रण देता हूं अपनी तरफ से, मैं भी चलने को तैयार हूं। एक बार होके आ चुका हूं, फिर चलने को तैयार हूं। मणिपुर आरएसएस बीजेपी का जो नेता जाके खड़ा होके दिखा दे और वहां के लोगों की भाषा की आलोचना करके दिखा दे, मुझे बता दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ मुसलमानों की बात करके बताने में लगा हुआ है। आपको मैंने बीच में जवाब इसलिए नहीं दिया, आपने तमाम तरह के बयानों का जिक्र किया, मीडिया से लेकर के सब जगह पर जब कभी ऐसे बयान आते हैं उस पर चर्चा हम लोग करते हैं यश जी, आज भी वही कर रहे हैं। दुख इस बात की है कि एक तरफ राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरता है, करता है। राहुल गांधी को अगर हम लोग थोड़ी सी लिबर्टी दें भी कि उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी तो कम से कम बहुत अच्छी है। वैसे तो राहुल गांधी की भी बहुत अच्छी हिंदी है।
आप भी उसी सुर में सुर मिला रहे हैं। नरेंद्र मोदी करता है, नरेंद्र मोदी जाता है, आपको तो कम से कम व्याकरण का ज्ञान होगा ही होगा। उनकी हिंदी कैसी है वो हमें मालूम है। भारत जोड़ो यात्रा में उनकी हिंदी हमने देखी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बहुत सारे लोगों से अच्छी हिंदी है उनकी। इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, तो अच्छी हिंदी है तो अच्छा व्याकरण भी होना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग भी तो होना चाहिए। बहुत अच्छे शब्द हैं ये, बहुत अच्छे शब्द हैं ये, कर्म भी अच्छे होने चाहिए। जब एक महिला नेहरू को ठीक है, चलिए फिर तो ये चुनाव का मुद्दा बन रहा है, मुझे लगता है। फिर तो आप लोग जाहिर सी बात है कि इस मुद्दा को उठाने का मौका देते हैं, चर्चा करने का मौका देते हैं, चुनावों में मुद्दा उठाने का मौका दे रहे हैं। अच्छी बात है। लौट रहा हूं, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। बारे में बात ना करें तो आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, लौटता हूं। एसएन सिंह जी, उन्होंने आपके कुछ नेताओं के बयान गिना दिए कि भाई ये वो, दूसरी बात उनको कोई रिग्रेट नहीं, आप देख ही रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी जो शब्द का इस्तेमाल किया वो यश जी यहां पर खुद इस्तेमाल कर ही रहे हैं। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। देखिए लालचंद जी, ये कांग्रेस की यही मर्यादा है। मैं तो कह रहा हूं कि मानसिक रूप से जब विक्षिप्त और विकृत आदमी हो जाता है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। देश के संवैधानिक व्यवस्था ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना हो, संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा का जो भी प्रयोग करता है, निश्चित तौर पे देश की जनता उसको जवाब देने का कार्य करेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा लालचंद जी, आप देखे होंगे ये केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, जो देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए भी क्या क्या भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी नहीं किए हैं। उनके हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने का कार्य किए, इसलिए नामदार और कामदार की बात कही जाती है। ऐसे राहुल गांधी जी जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नाती हैं, जो इंदिरा गांधी जी के नाती हैं, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, वो नाम के बल पर इतना अहंकार हो गया है, वो ऐसे कार्यों को करते हैं। और लालचंद जी सिर्फ एक ही कार्य नहीं करते हैं भाई, वो तो ये भी कहते हैं कि हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, और आज हमारे प्रवक्ता भी इस बात का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डेंगू, मलेरिया, साइनाइड, पोटेशियम, पता नहीं क्या क्या हिंदू धर्म होता है, और देश में तो कोई लोकतंत्र ही नहीं है, भारत तो लोकतंत्र ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी आदि भाषा का प्रयोग यश जी ने आपके भी कुछ नेताओं के बयान पर सवाल उठाए हैं, आपके भी कुछ नेताओं की भाषा पर सवाल उठाए यश जी ने। नहीं लालचंद जी, आप देखिए निश्चित तौर पे हमारे जो यश जी हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी इस भाषा का प्रयोग करूंगा, हमारे और भी नेता करेंगे, राहुल गांधी भी करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं लगभग आप गिनेंगे तो 150 बार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रावण का सिर, गाली देने की बात, टुकड़ा टुकड़े करने की बात, बहुत सारी ऐसी गाली दिए हैं। लेकिन हम लोग तो उस परंपरा को मानने वाले हैं लालचंद जी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छुआए, जो निंदा करता है हम उसको भी नजदीक रखते हैं, जो गाली देता है देश की जनता तो सब कुछ देख रही है लालचंद जी। लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है, जो अंग्रेज और जो मुगल, वो दोनों जाते जाते एक काम कर गए। मुगलों ने कुछ लोगों को छोड़ गया, जो बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब देख रहे हैं हम लोग, के लिए लड़ते रहेंगे। आप रमेश बिदोड़ी का बयान दिखा रहे हैं, ठीक है, नाम की पार्टी, हमने उस पर भी चर्चा की थी, ऐसा नहीं है कि उस पर चर्चा नहीं। वो क्या करेंगे, जैसे वो लोग जजिया कर लगाते थे, उसी तरह कांग्रेस भी कह रही है कि भैया हम आपके हक को छीन लेंगे। लालचंद जी, दुनिया में आप देखते होंगे जितनी सरकारें आती हैं वो कहती हैं कि हम जनता के लिए कोई कार्य करेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, जनता का जो कुछ भी हम छीन लेंगे, और ऐसे लोग जो रोहिंग्या हैं, ऐसे लोग जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बांटने का कार्य करेंगे। ठीक है, एसएन सिंह जी, लौटता हूं। हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो अपने माता को, अपने पिता को, अपने प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की जनता को, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि देखिए भाषा की मर्यादा तो हर तरफ से होनी चाहिए। आज जो हम सेकंड में एक बात कहूंगा कि लालचंद जी, जो मानसिक विक्षिप्त हो जाता है ना, उसके भी इलाज की आवश्यकता होती है। या तो उसके परिवार के लोग इलाज कराते हैं, समाज परेशान होता है तो समाज इलाज कराता है। लोकतंत्र में सबसे अच्छा इलाज तो खैर जनता और मतदाता करते हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छा डॉक्टर लोकतंत्र में जो है ना, वो जनता और मतदाता ही। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं, ठीक, लौटता हूं, और यश जी आपके पास भी आऊंगा। विनोद जी को चर्चा में जरा लेता हूं। विनोद जी, कोई रिग्रेट नहीं है, आपने देखा ही, कांग्रेस प्रवक्ता को भी कोई रिग्रेट नहीं है, उन्होंने वो बोल करके वैसा ही बोल के दिखाया जैसा राहुल जी ने बोला है। अब ये भी बोला है कि बार बार बोलूंगा। लाल जी, मुझे अपने यश जी से कोई ऐसा रिग्रेट की अपेक्षा भी नहीं है, और मैं तो बस इतना उनसे आग्रह करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं उनका जवाब दे रहा हूं। बाकी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। एसएन सिंह काफी हैं, अपना बीजेपी और कांग्रेस से प्रवक्ता अपनी अपनी आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। लेकिन
आज से यस जी, जिस तरह से आप एक देखिए, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, आपका भी ये चैनल है जितना किसी और का है, आप जब इस तरह की मर्यादा को छोड़ के राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हैं तो प्लीज अपने नेता को जरूर कहिए कि इसके बाद वो कम से कम लोकतंत्र खतरे में है, ये नैरेटिव ना चलाए। जब इस देश में आपको एक प्राइम मिनिस्टर को खुल के गाली देने की छूट है और उसके बाद आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो शायद ये इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। सही बात। रही बात दूसरी बात, अब आप मर्यादा में आइए, जो बात आप मर्यादा मुझे बता रहे थे, आपके नेता जो सदन के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो राष्ट्रपति, उसके बारे में क्या कहा था आपको याद होगा, राष्ट्रपत्नी कहा था, और बाद में आप एक सिलसिलेवार माफीनामा लिखते रहे। ऐसे बयान है, ऐसे कई बयान है। ये इसलिए है कि एक हम्बल बैकग्राउंड का एक आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बनते हैं तो आप मजाक करते हैं कि राष्ट्रपत्नी कहते हैं। एक हम्बल बैकग्राउंड का नरेंद्र मोदी जब इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कभी आप कहते हैं कि सारे मोदी चोर है, और कभी आप कहते हैं ये नरेंद्र मोदी डर से कांप रहा है। ठीक, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, जो हमारा डिस्कशन है उस पे हमने इसके लिए आपको आमंत्रित किया है। आप हम लोगों को गाली देने लगेंगे, ये मुझे आपसे अपेक्षा नहीं है। दूसरी बात कि आप इस देखिए कि इस देश में आपने जो नैरेटिव बदला है ना, और जो वहां आप जो पार्टी के गुरु हैं सैम पित्रोदा ने उसको जो चलाया है, उस चीज के लिए बात देखिए कि आज देश में क्या हो रहा है, उसका रिएक्शन क्या है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि एक तरफ जब आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो आप इस बात को आप जब आप अपने मैनिफेस्टो में रखा है पर्सनल लॉ को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, तो आप बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कम से कम कानून में उसका कहीं भी संपत्ति का अधिकार और उसके सक्सेशन राइट की बात नहीं है, वो सिर्फ हिंदू में है। ठीक, तो क्या ये लोग जरूर पूछेंगे कि आपने सिर्फ हिंदू एक्ट तो बनाया जी, मुस्लिम एक्ट नेहरू जी ने नहीं बनाया था, बिल्कुल वो आपने छोड़ दिया था उसके शरीयत पे। तो अब जो बात आप कह रहे हैं, जो बड़े गुरु वहां से एक वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, क्या ये इनहेरिटेंस सिर्फ हिंदुओं को लगेगा? बिल्कुल। क्या इसकी बात अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीने जाएंगे, जो एक्सरे आपकी बात कर रहे हैं और उसको बांटा जाएगा दूसरे समुदाय में, तो क्या गलत कर रहे हैं कि जहां से तो आना नहीं है, क्योंकि वहां शरीयत ने कोई ऐसा अधिकार दिया नहीं है और आप उसका ये कर सकते, उस पर वेल्थ टैक्स लगा नहीं सकते, इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये सब चीजें कम से कम अपना ठोस एक रिसर्च करके आइए और तब बताइए। ठीक, यश जी आप तमाम जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं और जोड़ देता हूं। रमेश बिधूड़ी का आप वो वीडियो दिखा रहे थे, रमेश बिधूड़ी का टिकट तो कट गया, लेकिन जो दक्षिण को अलग देश बना रहे थे ना केडी सुरेश जी, उनको टिकट मिला हुआ है, बताइए। ठीक हो गया आप लोगों के सवाल। हाँ, अब सुनिए, टिकट काट देने से आपने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इसके पहले भी भोपाल की सांसद गांधी के बारे में उनका भी टिकट कट गया, बोल चुकी हैं, लेकिन आप उनको आज तक दिल से माफ नहीं कर पाए। वो अपना पूरा टेन्योर पूरा करके अब हटी। अब उसको आप कह दीजिए टिकट काट दिया है, देश ने काला दे दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने अपराध की सही सजा नहीं दी, ये आपके सवाल का जवाब। डीके सुरेश की तरह सजा मिलनी चाहिए थी टिकट देकर उनको। नहीं, उनको सजा देनी चाहिए थी बाकायदा कानून से। यदि आप किसी को सिर्फ एक फोटो दिखाने के लिए संसद से निष्कासित कर सकते हैं, तो ऐसी भाषा के लिए आपको उसी समय संसद से निष्कासित तो करना ही था। आपने अब टिकट काटी तो कोई एहसान नहीं किया जनता पे। अब मुझे बाकी बात कहने दीजिए। कहिए कहिए। अब हमारे आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आ रहा हूं, पहले इनकी बात हो जाने दीजिए। हाँ जी, हमारे वरिष्ठ संपादक महोदय कह रहे थे कि मैं कुछ रिसर्च लाऊं, कुछ आंकड़े लाऊं। ये आंकड़े आए हैं 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रख के देश के बैंकों से कुल 1 लाख करोड़ रुपए निकाला है, गिरवी रख के। ये केवल बैंक है, इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज होते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं, वो अलग। दैनिक भास्कर ने 2021 में ये आंकड़े दिए थे कि सबसे ज्यादा 40% लोन मंगलसूत्र दे करके लिए गए हैं। इसमें मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन और दूसरे जो भी सोने के बदले लोन देने वाले लोग हैं, तमाम लोग शामिल हैं। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी होगी उस देश में जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कर्ता धर्ता महान मोदी जी हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं, और आप लोगों से ज्यादा जरूरी है कि सबको ये पता चले कि देश के संविधान में, जो अभी कह रहे थे ना कि इतना लोकतंत्र है कि नरेंद्र मोदी को आप अपशब्द कह रहे हैं, हमने कोई अपशब्द नहीं कहा।
यदि करते हैं की जगह करता है कह दिया तो अपशब्द नहीं है। नेहरू जी को पकड़ के एक महिला ने पूछा था कि मुझे आजादी के बाद क्या मिला, नेहरू जी ने ना तो उसको झटका, ना नेहरू जी की तरफ से कोई वो महिला ने कहा था। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी चर्चा होती है। मैं आपको भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े नेता हैं। क्या राजस्थान में खड़े होकर महिलाओं के सामने हाथ से वो भद्दा जेस्चर उन्हें शोभा देता है? क्या दुनिया में वो सही? इसका जवाब एसएन सिंह जी, इसका जवाब एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी दीजिए। लालचंद जी जिसकी अच्छा एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, यश जी को बात पूरी कर लेंगे, बोलिए यश जी। हाँ, तो अब आप लोगों को मैं फिर निवेदन करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी नेता के बारे में सिर्फ कह रहे हैं कि भाई कहता है, कहती है, तो वो कोई अपमान नहीं हो गया। इसको आप माहौल बना के सारी बात को एक तरफ मत कीजिए। नहीं, चर्चा तो सारी हो रही है, प्लेटफॉर्म तो खुला हुआ है, लेकिन जब इस तरह की बात होती है तो चर्चा तो होगी। और नरेंद्र मोदी की 10 साल की असफलताएं हैं, गिनाइए ना, पूरा गिनाइए। 5 विधानसभा चुनाव में गिनाई चुके हैं, अभी पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। लालचंद जी देखिए, यश जी चूंकि भारत की संस्कृति के जो नहीं होता है, वो ऐसी बात कहेगा कि पिता पुत्र का पैर छुएगा या पुत्र पिता का पैर छुएगा, और ये कहेंगे तो जो इस मर्यादा के नहीं होते। सुनिए, आपके बीच में मैं बोला नहीं, अब उनको बोल लेने दीजिए। सुनो, चुपचाप सुनो, यहाँ पे नहीं, आप कोई नहीं होते बताने वाले। सुनो, मर्यादा के साथ, मर्यादा के साथ। क्या होता है, सीताराम हम मर्यादा पर ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मर्यादा के साथ दोनों। सीताराम केसरी जी, सीताराम केसरी जी इनके यश जी, एसएन सिंह जी, मर्यादा के साथ, उसी पर आज की चर्चा है दरअसल। सुनिए, हाँ, यश जी, सीताराम केसरी जी, लालचंद जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। यश जी, अब सुनिए, आपकी बात को सुन लीजिए ना, आपको नहीं आता है तो समझना पड़ेगा। आपको भारत में रहकर भारत की संस्कृति, माता और पिता में कौन बड़ा होता है, भारत की संस्कृति, नमस्ते करता है, कौन बड़ा होता है, ये समझना। अगर आपको प्रधानमंत्री बड़े होते हैं, यश जी, अब उनको सुन लीजिए। आपको हम सभी ने सुना, उन्होंने भी सुना, अब उनको भी हम लोगों को सुनने दीजिए वो क्या कह रहे हैं। तकलीफ इसलिए नहीं है कि हम लोग विरोधी हैं। लालचंद जी, हो सकता है हमको ये गाली दे सकते हैं, इनके स्वयं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनको एक कमरे में बंद करके उनका कुर्ता फाड़ देते हैं लोग, उनका धोती खोल देते हैं लोग, यही कांग्रेस के लोग। इनके ही लोग प्रणब मुखर्जी साहब को जब पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति भवन में जो प्रोग्राम रखा जाता है। इन्हीं के लोग, जब पीवी नरसिंहा राव साहब इनके प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो मर जाते हैं, मृतक आत्मा पे सब लोग जाते हैं। इवन ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारा दुश्मन भी है तो लोग उस वहां सर नवाते हैं, लेकिन इनके यहाँ से कहा गया कि नहीं, वो 10 जनपद में 10 जनपद में पार्थिव शरीर नहीं ले आया जाएगा। ठीक है, वो सब घटना हम सभी जानते हैं। निश्चित तौर पे देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के लोग अंग्रेजों वाली मर्यादा को जानते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, कटुता लगता है जो वो बढ़ती जा रही है और इसमें मर्यादा खो रहा है। अब जब अगर अपने में पश्चाताप नहीं है तो देश की जनता, मतदाता उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। इस चर्चा के बाद हम उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं, देश की जनता और मतदाता। आप भी कुछ दिखा रहे हैं बिल्कुल उस तरह के, हो सकता है दूसरे तरफ से। फिलहाल समय की कमी है जी। लालचंद जी 10 सेकंड, हाँ ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। ठीक है, मेरे मित्र बार बार कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी फला जगह नहीं जा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संदेश खाली के बारे में पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया था कौन सा संदेश खाली। चलिए ठीक है, समय की कमी है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए। यश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में देश की जनता, मतदाता वही सब कुछ तय करेंगे, और कोई सबक सिखाना होगा तो वही सिखाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों पर चर्चा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त
और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार सपा बहुत कुछ नया कर रही है। और इसमें नया, अब जो सबसे नया है वो ये है कि अखिलेश खुद कन्नौज सीट से उतर रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव का नाम किया था। यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से फिर से अब अखिलेश यादव ही उम्मीदवार बन रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे के उम्मीदवार रहे तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव के सुपुत्र। तो अब खुद अखिलेश ने ही संभाला मोर्चा। कन्नौज संसदीय सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तो इस बार के अब तक कई लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार इस बार बदल चुके हैं अखिलेश। कुछ सीटों पर तो सपा ने कुछ ही हफ्तों में कई उम्मीदवार बदल डाले। एक ही सीट पर कई उम्मीदवार। तो क्या अखिलेश को पारिवारिक सीट बचाने के लिए भी करनी पड़ रही है जद्दोजहद? ये सवाल उठ रहा है। याद कीजिए, आजम खान ने अखिलेश को रामपुर से लड़ने के लिए कहा था, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया था। सपा प्रमुख ने आजम खान के आग्रह को ठुकरा दिया था। और अब खुद कन्नौज सीट पर उतर रहे हैं अखिलेश। तो आखिरकार उतरे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं की भाषा बदल गई है। कन्नौज की ये क्रांति खुशबू की क्रांति है। ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। तो कन्नौज से भाजपा के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव के आने से अब मैच रोचक हो गया है। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से सपा के प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर से टिकट बदल जाए। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। तो हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं इस खबर पर। बड़ा ही रोचक हो गया है उत्तर प्रदेश में इस बार सपा का। चंद्रशेखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले तो कई सीटों पर उम्मीदवार बदले और कुछ सीटों पर तो कई उम्मीदवार बदल डाले। अखिलेश यादव ने आजम खान के रामपुर वाले प्रस्ताव को तो ठुकरा दिया, लेकिन कन्नौज में ताल ठोकने उतर आए। बड़ा इस बार सपा में लगता है कि बहुत कुछ नया हो रहा है। किस वजह से नया हो रहा है? और लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस बार सपा को हुआ क्या है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आकर के कैंडिडेट को चेंज करना। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि होमवर्क ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी पार्टी जब अपने कैंडिडेट अनाउंस करती है तो उससे पहले वो उसकी पूरी साख देख लेती है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेती है, पूरी जांच कर लेती है कि उसको टिकट वहाँ पर दिया जाए या नहीं दिया जाए। हर पार्टी के पास अपना लाइन 1, 2 और 3 का उम्मीदवार भी एक होता है। और यहाँ पर तो इस बार हद होती नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें चेंज करने वाली पार्टी ये बन गई है। और आप तो क्योंकि सपा प्रमुख जो हैं यानी कि अखिलेश यादव, वो भी खुद अचानक से वो कन्नौज से वो अपना नामांकन आज भर कर आ गए हैं। और जबकि आज लास्ट डेट थी ये नामांकन भरने की। बदायूं में भी ऐसे ही देखने को मिला, मुरादाबाद में भी ऐसे ही देखने को मिला, मेरठ में भी ऐसे ही देखने को मिला, गौतम बुद्ध नगर सीट से ये सिलसिला शुरू हुआ था लालचंद जी, और ये कन्नौज में भी लगातार जारी है। लोगों के बीच में भी कश्मकश है कि वो अपना कैंडिडेट माने तो किसे माने, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा कोई कैंडिडेट रह नहीं पा रहा है। अगर किसी को कैंडिडेट मानकर वो अपना प्रचार भी करता है तो वो चेहरा ही बदल जा रहा है। तो फिलहाल आपका धन्यवाद करना चाहूंगा चंद्रशेखर। यही है जो समर्थक है उनके भी। चंद्रशेखर फिलहाल धन्यवाद, क्योंकि हमें जाना है उत्तर प्रदेश के आंवला, जहां पर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। को हम लखपति दीदी बनते देखेंगे।
और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, हमारे वो योगी जी और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत से आज यूपी की पहचान नए अवसरों की धरती के तौर पर बन रही है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है और यूपी के सांसद के नाते मेरे लिए भी ये गर्व का विषय है। यहां तो नैनो यूरिया की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे अनेक कारखाने यहां लग रहे हैं। पहले आपका हक का पैसा भ्रष्टाचारी लूट लेते थे, आज देखिए बरेली और बदायूं के किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि से 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऐसे काम तब होता है जब विकास सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। भाइयों और बहनों, 24 का ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से देश को पूरी तरह से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले तक सपा और कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या कहते थे? हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर वो मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे? ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे? और मैं चुपचाप सब गाली सहता था, चुपचाप सहता था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया, प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। हुई कि नहीं हुई? हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया। लो भाई, ये जगह है, तारीख है, समय है, आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जाकर के दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक ही गणित था कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। राम ही नहीं, बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं,
कि हमारे भगवान श्री कृष्ण उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समुंदर के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। और पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है वो किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजा उड़ाने वालों ने, बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भाई और बहनों, सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप देखिए आजकल समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती की कस्में रही कांग्रेस, खतरनाक इरादों से पूरे देश में हंगामा मचा है। कांग्रेस का ये खतरनाक पंजा फिर देश के लोगों का हक छीनने वाला है, आपका हक छीनने वाला है। सीधा प्रसारण आप उत्तर प्रदेश के आंवला से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो मुद्दों को उठाया, एक तो तुष्टीकरण की राजनीति और दूसरी तरफ विपक्षी दल जिस तरह से सनातन पर लगातार हमले कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर राजस्थान से आई है, उस खबर को देख लेते हैं कि किस तरह से वहां पर एक धमाका किया है अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी ने। उससे जुड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत सरकार को गिराने की साजिश की कथित षड्यंत्र में बड़ा खुलासा किया है। फोन टैपिंग मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी का बड़ा धमाका यह हुआ है। कॉल रिकॉर्डिंग वाले पेन ड्राइव उन्हें खुद सीएम ने दी, ये बात लोकेश शर्मा ने कही। लोकेश शर्मा ने कहा मुझे कागज और पेन ड्राइव दी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप भी थी। तो लोकेश शर्मा जो ओएसडी रह चुके हैं, लोकेश शर्मा ने कहा मुझे स्क्रिप्ट लिखा हुआ कागज भी दिया गया और ये सब मुख्यमंत्री ने खुद दिया। ये बड़ी बात है। दरअसल 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी और क्या था उस ऑडियो क्लिप में कि विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश रची जा रही थी। तो हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। तो राजस्थान में करीब आधे सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है। ये जो धमाका हुआ है इसका जरूर असर पड़ेगा। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।